वो एक मॉल के पास खड़ा हुआ था, किसी का इंतजार कर रहा था। अचानक उस पर गोलियों की बौछार होने लगी। उसके शरीर में 9 गोलियां लगी और यमदूत उसे अपने साथ ले गए। मरने वाला कोई और नहीं, खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी गोल्डी बराड़ का भतीजा था। इसके बाद तो बदले का ज्वालामुखी फट पड़ा। अब इसका नतीजा क्या हुआ, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम का नेटवर्क केवल पंजाब ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर चुका है। इसके ऊपर लगभग 60 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के मामले भी शामिल हैं। बेसिकली ये वो मामले हैं जिनमें कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई का इशारा शामिल रहा। लॉरेंस बिश्नोई पर दर्ज मामलों में से एक मामला है रणजीत सिंह राणा का। रणजीत सिंह राणा अपने समय का एक गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर रहा। बीच सड़क पर एक व्यक्ति के ऊपर गोलियां बरसा रही थी। उसके शरीर में 15 गोलियां लगी। स्पॉट पर ही उसका काम तमाम हो गया। लेकिन इस हत्याकांड का स्क्रीन प्ले काफी पहले से लिखा गया और इसका रीजन था इसके पहले का एक और क्राइम। चंडीगढ़ के सहरसा के नजदीक वेव मॉल मौजूद है। ये मॉल यहाँ के फेज नंबर 1 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। साल 2020 के अक्टूबर महीने का वो शनिवार का दिन था। एक नौजवान जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्स प्रेसिडेंट रह चुका था, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास में खड़ा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जिसका वो इंतजार कर रहा था, उसके आने से पहले ही 3 नौजवान उसकी मौत बनकर वहां आ गए। वो सभी नकाबपोश थे और उन्होंने आते ही इस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में विक्टिम को सीने, सिर और हाथ में गोलियां लगी। उसके दोस्त उसके पास आए, पुलिस भी वहां पर पहुंची। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम था गुरुलाल बराड़। गुरुलाल लॉरेंस बिश्नोई का काफी गहरा दोस्त था और साथ ही इसी गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का कजिन भी था। अगर आप गोल्डी बराड़ के नाम को भूल गए हैं तो आपको बता दें कि पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी गोल्डी बराड़ ने ही ली थी। इस हत्याकांड के थोड़े समय बाद ही पंजाब का एक दूसरा गैंग सामने आया। उसने इसकी जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और हमने अपने साथी लवी देवरा की मौत का बदला लिया है। जिस गैंग ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनाउंस किया वो कोई और नहीं, देवेंद्र बम्बिहा गैंग था। गुरुलाल बराड़ के मर्डर की पूरी प्लानिंग लकी पटियाल ने की और वो इस समय आर्मेनिया में मौजूद था। इस घटना के बाद लॉरेंस गैंग फ्रंट फुट पर आ गया। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के सपोर्ट और अपोज में कमेंट्स चलने लगे। इसके बाद ही वो घटना घटी जिसने इस दुश्मनी को और बढ़ा दिया और सिचुएशन को ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन तक पहुंचा दिया। दरअसल मुक्तसर के रहने वाले रणजीत सिंह राणा एक फाइनेंसर थे और कई ठेकों को ऑपरेट भी करते थे। रणजीत सिंह राणा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का इलाज कराने के लिए घर से निकले। तारीख थी 20 अक्टूबर साल 2020। अपने घर से मालूड़ होते हुए वो आलोक गांव पहुंचे, जहां उन्हें डॉक्टर से दवाई लेनी थी। लेकिन रणजीत सिंह इस बात से बेखबर थे कि एक स्विफ्ट कार काफी लंबे समय से उनका पीछा कर रही है। रणजीत सिंह अपनी कार के पास बाहर खड़े थे और उनकी पत्नी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक में गई। इसी समय उन्हें फॉलो कर रही स्विफ्ट कार भी वहां पहुंची और उसमें से 3 बंदूकधारी उतरे। उन्होंने रणजीत सिंह पर फायर खोल दिया। लगभग 25 राउंड फायर हुए और रणजीत सिंह को 15 गोलियां लगी। ये कांड दिन दहाड़े हुआ। लोग वहां से आ जा रहे थे। अचानक गोलियां चलाते देखा लोगों में भगदड़ मच गई। रणजीत सिंह की पत्नी क्लिनिक से बाहर आई, लेकिन जब तक वो अपने पति के पास पहुंचती, ये कांड करने वाले बदमाश अपनी कार में बैठकर मुक्तसर की तरफ रवाना हो चुके थे। पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस और मीडिया की टीम वहां पहुंची। पुलिस ने रणजीत को अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये बात सामने आई कि रणजीत को 15 गोलियां लगी थी। इस हत्याकांड के बाद फेसबुक पर एक पोस्ट आई और ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई थी, जिसमें उसने ये साफ साफ एक्सेप्ट किया कि ये हत्या उसने करवाई है। पोस्ट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि ये तो हमारे भाई गुरुलाल की हत्या का पहले बदला है। ये पहली श्रद्धांजलि है। आपने हमारे भाई गुरुलाल को बेकार में मारा है। वो सीधा साधा आदमी था, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपने उसकी हत्या कर दी और इस हत्या में रणजीत का सीधा सीधा हाथ था। इस तरह की और भी ढेर सारी बातें आई उस फेसबुक पोस्ट में, जिससे ये पता चलता है कि पंजाब के इन तमाम गैंगस्टर्स के बीच ये खूनी गैंग वॉर और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। पंजाब में गैंगस्टर कल्चर के शुरुआती दौर की बात करें तो साल 2008 में इस तरह के सीन सामने आने लगे। ये तो फसल थी,
लेकिन इस गैंगस्टर कल्चर के असल बीज तो इसके कई साल पहले ही बोए जा चुके थे। यहाँ का पॉप म्यूजिक भले ही लोगों की पहली पसंद बना हो, लेकिन ये गैंगस्टर्स की करंट मेंटालिटी को केवल रिप्रेजेंट ही नहीं बल्कि इफेक्ट भी करता है। यदि बीते 1.5 दशक की बात करें तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक कई सारे गैंगस्टर्स का उदय हुआ। इनमें से कुछ आज भी सक्रिय हैं और कुछ पुलिस या दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए। आइए हम पंजाब की इस पृष्ठभूमि को जरा डिटेल में समझते हैं। पंजाब कभी आतंकवाद की आग में सुलग रहा था। देश के सिस्टम ने इस आग को ठंडा किया तो यहाँ के नौजवानों को नशे की लत लग गई। बॉलीवुड ने भी उसे उड़ता पंजाब कह दिया। गैंग में रहने वाले नौजवान किसी न किसी एक लीडर के अंडर में रहकर जिस तरीके के काम करते हैं उनमें अवैध वसूली, तस्करी, लूट के अलावा कुछ लोकल या छोटे बड़े पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस में आकर उनके कलेक्शन के टाइम पीरियड में उन्हें इलीगल सपोर्ट करना, बूथ कैप्चरिंग करना, अपने प्रेशर के जरिए लोगों के जमीनी विवाद का निपटारा करना, इसके अलावा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाना और उसे बनाए रखना जैसे काम शामिल है। इसके अलावा नशे की लत, खूबसूरत लड़कियों का चस्का, यूनिवर्सिटी के चुनाव, वर्चस्व की लड़ाई, छोटी मोटी बात पर नाक का सवाल और सवाल पर बवाल, ये ऐसे कुछ कारण हैं जो युवाओं को अपराध के रास्ते पर ले जाते हैं। आसानी से पैसा कमाना और फिर मौज मस्ती में पैसा उड़ाना इनके शौक का हिस्सा है। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे नौजवान भी होते हैं जो किसी न किसी मजबूरी का शिकार होकर अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन आज के नौजवानों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े गैंगस्टर्स भले ही जेल में रहते हो, मगर जेल में रहकर जिस तरीके से वो अपनी रंगदारी का धंधा चलाते हैं, राजनेता सिस्टम का लाभ उठाकर जिस तरीके से उनका संरक्षण करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, उसने कहीं ना कहीं क्रिमिनल मेंटालिटी को ही इंस्पायर किया है। इसकी वजह से जहां समाज में इन अपराधियों को चारों तरफ से क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, वहीं इन्हें वो ग्लैमर मिलता है जिसकी वजह से एक आम नौजवान भी उनके रास्ते पर चलने के सपने देखने लगता है। वो भी अपने आप को ऐसे ही किसी गैंगस्टर की तरह इमेजिन करने लगता है और फिर इस रास्ते पर चलने की शुरुआत करता है। मृतक रणजीत सिंह राणा के बारे में दिव्य भास्कर से मिली जानकारी के मुताबिक रणजीत सिंह राणा खुद कभी पंजाब के डकैत जयपाल भुल्लर का साथी रहा है। जयपाल भुल्लर का गैंग हाईवे डकैती के लिए कुख्यात था। आगे चलकर जयपाल भुल्लर के ही एक साथी राजीव राजा को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके बाद जब पुलिस उसे पंचकुला की अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी, उसी समय रणजीत सिंह ने उसे पुलिस कस्टडी से फरार करवाया। इस मामले में रणजीत सिंह की अरेस्टिंग भी हुई। जयपाल भुल्लर के अंडरग्राउंड होने पर रणजीत सिंह देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप में शामिल हो गया। आगे चलकर रणजीत सिंह मुख्तसर इलाके में कई ठेकों का संचालन करने के साथ साथ फाइनेंस का काम करने लगा। मगर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को इस बात का डाउट था कि गुरुलाल बराड़ की हत्या में इसका हाथ है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में रणजीत सिंह राणा की हत्या की प्लानिंग की गई। हत्या से पहले बाकायदा रैकी की गई और फिर गोल्डी बराड़ के इशारे पर 3 शूटर रणजीत सिंह की हत्या के लिए रवाना हुए। पंजाब में गैंगस्टर कल्चर डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। जयपाल भुल्लर भी हैमर थ्रो का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन वो कोलकाता में पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हो गया। इसका एक साथी सहरा खुबन भी साल 2012 में पुलिस एनकाउंटर का शिकार हो गया। आपको बता दें कि ये दोनों ही कभी प्लेयर हुआ करते थे, जो एक एथलीट कंपटीशन के दौरान ही मिले। कभी कबड्डी का चैंपियन रहा गैंगस्टर तीरथ सिंह ढिल्लो भी अपराध की दुनिया में उतर गया। दरअसल उसकी बहन को उसके ससुराल वाले परेशान करते थे, जिसके चलते उसने कच्ची उम्र में ही नवंबर साल 2010 में अपने जीजा मनदीप की हत्या कर दी। तो दोस्तों, पंजाब में चल रहे इस गैंगस्टर कल्चर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।